नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उस कहानी को समझेंगे जो लगभग 200 साल तक चली। चलिए परत दर परत इस लंबे और मुश्किल सफर को देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक कारोबारी कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया और फिर यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी वापस कैसे जीती? यही तो है हमारी कहानी का सार। व्यापार से शुरू होकर जंग, बगावत और फिर आज़ादी तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि कैसे व्यापारी शासक बने, फिर 1857 का महाविद्रोह, उसके बाद एक नए तरह का संघर्ष, फिर गांधी जी के जन आंदोलन और आखिर में आज़ादी और बंटवारा। तो पहला अध्याय, व्यापारी से शासक तक, कंपनी की जीत। कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन बहुत जल्दी उसकी नज़रें यहाँ की जमीन पर टिक गईं। उस दौर में भारत सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही आकर्षण का केंद्र नहीं था। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी भी आए। लेकिन बाजी मारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी। और फिर हुई दो डिसाइसिव लड़ाइयाँ जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो धोखे से जीती गई, उसने अंग्रेजों के लिए राजनीतिक कंट्रोल का दरवाजा खोला, लेकिन असली मुहर लगी 1764 में बक्सर की लड़ाई से। ये एक पक्की फौजी जीत थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कारोबारी कंपनी नहीं रह गई थी, वो अब हिंदुस्तान की असली हुक्मरान बन चुकी थी। अब आता है दूसरा अध्याय, वो चिंगारी, 1857 का महाविद्रोह। कंपनी के करीब 100 साल के राज में जबरदस्त शोषण और ज्यादतियां हुईं, और इसी का नतीजा था एक बहुत बड़ा और हिंसक विद्रोह। देखिए, ये विद्रोह अचानक नहीं हुआ। इसकी वजहें दशकों से जमा हो रही थीं। राजनीतिक तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से रियासतें हड़पी जा रही थी। आर्थिक रूप से भारी टैक्स और बर्बाद होते उद्योगों ने कमर तोड़ दी थी। लोगों को अपने धर्म और संस्कृति में दखलंदाजी का डर सता रहा था। सैनिकों के साथ भेदभाव होता ही था। लेकिन जो कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील, वो बनी चर्बी वाले कारतूस, जिसने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाई। और फिर ये बगावत की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ में बेगम हजरत महल जैसे कई नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। हाँ, ये बात सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। बांटो और राज करो की नीति को खुले तौर पर अपनाया गया और फौज को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। मतलब 1857 ने अंग्रेजी राज का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब तीसरा अध्याय, एक नए तरह का प्रतिरोध, संगठित राष्ट्रवाद का उदय। 1857 की नाकामी ने एक बात तो साफ कर दी थी कि अब लड़ाई का तरीका बदलना होगा। एक ऑर्गेनाइज तरीके की जरूरत थी। और इसी सोच का नतीजा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। इसे A.O. ह्यूम ने स्थापित किया था और इसका मकसद था पढ़े लिखे भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म देना, जहां से वो अपनी बात और अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सकें। ये आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन बहुत जल्द ही कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग सोच पैदा हो गई। एक तरफ थे नरम दल यानी मॉडरेट्स जैसे G.K. गोखले, जो अर्जियों और याचिकाओं में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ थे गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट जैसे बाल गंगाधर तिलक, जो बॉयकॉट और आंदोलन की बात करते थे और जिनका नारा था स्वराज। इन दोनों गुटों के बीच का टकराव तब और बढ़ गया जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस फैसले से पूरे देश में गुस्सा फैल गया और इसका नतीजा 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस साफ साफ दो हिस्सों में बढ़ गई। और अब आता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जन आंदोलन, गांधी का युग। महात्मा गांधी के भारत वापस आने के बाद आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल गया। जो लड़ाई अब तक कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, वो अब पूरे देश का एक जन आंदोलन बन गई। गांधी जी ने 3 बहुत बड़े आंदोलन चलाए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। पहला था असहयोग आंदोलन।
इसकी वजह बने थे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का भयानक नरसंहार। इसमें लोगों ने सरकारी स्कूल, अदालतें और नौकरियां छोड़ दी। ये एक तरह से ब्रिटिश सिस्टम के साथ सहयोग न करने का देशव्यापी अभियान था। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया। फिर करीब 10 साल बाद 1930 में एक बहुत ही साधारण सी चीज, नमक, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। गांधी जी ने दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की और नमक कानून तोड़ा, और यहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बीच आया आखिरी और सबसे बड़ा आह्वान, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार गांधी जी का नारा बिल्कुल साफ था, करो या मरो। और अब कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, अंतिम खेल, आज़ादी और बंटवारा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन बुरी तरह कमजोर हो चुका था। अब सत्ता सौंपने की बारी थी, लेकिन ये दौर बहुत तेज और उथल-पुथल भरा था। अब देखिए कितनी तेजी से चीजें हुईं। 1944 में राजाजी फॉर्मूला, 1945 में वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस, 1946 में कैबिनेट मिशन और फिर 1947 में माउंटबेटन प्लान। एक के बाद एक प्लान आ रहे थे, जो बताता है कि हालात कितने नाजुक थे और समाधान खोजना कितना मुश्किल हो रहा था। और सबसे बड़ी मुश्किल थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई। कांग्रेस चाहती थी एक मजबूत केंद्र वाला अखंड भारत, वहीं मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। ये एक ऐसा मतभेद था जिसे खत्म करना नामुमकिन सा हो गया था। और इसका नतीजा निकला माउंटबेटन प्लान के रूप में। इस प्लान ने उपमहाद्वीप का बंटवारा कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, आज़ादी की लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन किस कीमत पर? ये इस इतिहास की एक जटिल सच्चाई है, एक कहानी जहां बहुत मुश्किल से मिली आज़ादी के साथ बंटवारे की एक बहुत बड़ी त्रासदी भी जुड़ी हुई है।